बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो डिस्कस किया तो उसमें यही बताया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने चैप्टर डिस्कस किए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट पूछ रहे हैं वो आपको बताती जाती हूँ। पहले तो आपने ये कोशिश करनी है बिकॉज वी हैव द शॉर्ट टाइम में आपने अगर चॉइस है, अगर तो फुल चैप्टर तैयार किया उसके लिए मैं आपको टॉपिक्स बता दूँ। अगर आपने किए ही चॉइसेस पे हैं कि आपने सिर्फ सैम्पलिंग का तैयार कर लिए तो उसमें चॉइसेस वाले जो क्वेश्चन हैं जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी उन पे फोकस ज्यादा करो बट तैयार सारे करो, क्योंकि सैम्पलिंग का तैयार करोगे तो फिर दोनों क्वेश्चन जो है फुल इसमें से आएंगे। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी वो आप ये कर सकते हो कि उन पे फोकस ज्यादा करो। बट अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स तैयार कर रहे हो, आपने फुल पढ़ा है उसको, उनके लिए भी है स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स नहीं तैयारी कर सके और एट द एंड उनको ख्याल आ गया और उन्होंने तैयारी करनी है तो फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ बता देती हूँ ताकि आप उन पे फोकस करो या आप अपना पैटर्न देख लो। अगर इसको आपने फुल वीडियो देखनी है कि कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से मैंने आपको गाइड किया तो आपको प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो इसमें डाल दूंगी। आपने यही वीडियो दोबारा देख लेनी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टॉपिक्स कौन कौन से आने हैं जो कि हमारा आज का लेक्चर्स है। जो हमने चैप्टर तो देख लिए कि ये पार्ट 1 और 2 में आने हैं। अब इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला चैप्टर है ना सैम्पलिंग, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो हमने किया था कि सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका जो पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में मेजोरिटी आपके पास थ्योरी आती है। अब आप खुद देख लो कि 15 नंबर की थ्योरी आती है, क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। 15 नंबर की जो थ्योरी है उसमें आपको फुली एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको जितनी भी सैम्पलिंग की थ्योरी है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है और उस पर काफी वीडियोस बनाई और काफी टाइम दिया, वो सिर्फ इस वजह से कि मुझे पता है कि जो सैम्पलिंग की थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये आपकी बेसिक है। अगर आप ये सिर्फ इस तरीके से आप ना तैयार करो कि आपने सिर्फ पेपर ही पास करना है, पेपर हो गया, आगे आपके लिए इंटरव्यू हो गया, हत्ता के जो पीपीएससी के टेस्ट होते हैं उनमें ये थ्योरी बड़ी काम कर रही होती है, इंटरव्यू हो गए, उनके पेपर्स हो गए, तो आप थ्योरी को समझ के पढ़े। मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई हुई है थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, इजी वे में की हुई है, आसान लफ्जों में की हुई है। वो अगर आप 1 से 2 मरतबा सही गौर से सुन लेते हो तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। लेक्चर नंबर्स भी दिए हुए कि जी एक के बाद दूसरा लेक्चर ये है, तीसरा ये है, ताकि आपके जो क्योंकि मैंने तो नेक्स्ट जब कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मैंने प्रीवियस अंदर बोलना था बट उसको ब्रीफली डिस्कस नहीं करना, तो मैं इस तरह से वो लेक्चर नेम लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने प्रीवियस लेक्चर सुने तो आपको नेक्स्ट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये तमाम जो मेहनत करती हूँ ये आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो, तो आप जाके देखें, उसको समझें, इंशाल्लाह आप जो है उसको इजीली पिक कर लेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे तो ओवरऑल मैं आपको कहूंगी कि सैम्पलिंग, अगर आपको पता है कि आप सैम्पलिंग का चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आपके 2 क्वेश्चन उसमें से कंप्लीटली आते हैं। फर्स्ट थ्योरी का होता है, सेकंड आपके पास प्रैक्टिकल को दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखने वाला जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। मैं तो आपको मशवरा दूंगी थ्योरी सारी को, लेकिन अगर फिर भी आप इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो उसको लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको सैम्पलिंग और सैंपल का पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज सैंपल, ठीक है, और ये इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। सैम्पलिंग फ्रेम का आपको पता होना चाहिए, ये सैम्पलिंग फ्रेम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सैम्पलिंग एरर का आपको पता होना चाहिए, मैं आपको लिख देती हूँ, सैम्पलिंग एरर आपको समझ होनी चाहिए। आपको मीन स्क्वायर एरर का पता होना चाहिए जिसे एमएससी लिख रही हूँ। एंड रैंडम सैंपल्स के जितनी भी काइंड्स हैं, रैंडम एंड प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जितनी भी है, रैंडम सैंपल ये आपको पता होना चाहिए। और फिर प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं आपको लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है वो आपने करनी है और इसकी काइंड्स भी डिस्कस करनी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो आपके पास सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज सैम्पलिंग है, ये तमाम के तमाम आपने करनी है और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है डिस्कस करना है। तो आप ये आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। समटाइम आपके पास आ जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इनके जो स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, ऐसे डिफरेंस भी आ जाते हैं। तो जो मेन ये प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो आपके पास आते ही श्योर आते हैं, हर पेपर में आते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास आते हैं,
आता सैंपल से ही है, लेकिन वो एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है। वैसे तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप फुल चैप्टर करें, बट फिर भी मजीद फोकस जिससे ज्यादा करना है तो वो आपके पास जो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, सैंपल प्रोपोर्शन। अच्छा मैं डिफरेंस वाले इस तरह से नहीं बता रही, डिफरेंस वाले एक तो लेंथी बहुत हो जाते हैं, एग्जामिनर्स भी जो होते हैं वो ज्यादा सिंपल वाला ज्यादा दे रहा होता है, वो डिफरेंस टू प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंस वाले काम दे रहा होता है, बट आने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आते नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस आप इन पे कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के जो क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड प्रोपोर्शन के जो सिंपल क्वेश्चन है वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आ रहा होता है वो आ रहा होता है एस्टिमेशन से, एस्टिमेशन जो आपने चैप्टर किया वहां से आ रहा होता है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पास है, अच्छा एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दोनों चैप्टर यूज हो रहे हैं, तो मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। एक तो पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन होना चाहिए, थ्योरी बता रही हूँ इसकी, जो थ्योरी आपने तैयार करनी है जिससे आपने ज्यादा फोकस करना है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। null and alternative hypothesis, null and alternative hypothesis। अच्छा मुझसे कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि मैम हमें कैसे पता चलता है कि हमने वन टेल लगाना है या टू टेल लगाना है, तो आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है it decide कि what test you can use, it's a one tail test, two tail test। जो अल्टरनेटिव होता है वो डिसाइड करता है। आपको पता है स्टूडेंट नल हाइपोथेसिस एच नॉट इक्वल होता है, वो हमेशा रहता ही इक्वल है, तो एच नॉट नहीं डिसाइड करता, अल्टरनेटिव डिसाइड करता है कि ग्रेटर देन लेना है, लेस देन लेना है, या नॉट इक्वल लेना है। अगर ग्रेटर देन लेस देन आ गया तो वन टेल है, अगर नॉट इक्वल है तो टू टेल है। तो ये जो अल्टरनेटिव होता है वो डिसाइड करता है कि आपने टेस्ट कौन सा लगाना है, वन टेल टेस्ट लगाना है या टू टेल टेस्ट लगाना है। तो नल एंड अल्टरनेटिव को आपने बड़े गौर से पढ़ना है। इसी तरह आपके पास टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर आ जाता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ये मैंने विद रियल लाइफ एग्जांपल जो है आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, आप इसको जाके समझोगे तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आता है। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो है आपने थ्योरी पे फोकस करना है, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर जाते हैं, तो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है देखना है। क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे होते हैं ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन एंड प्रोपोर्शन के आ रहे होते हैं, और या सिग्मा जिस तरह आपके पास आ रहा होता है लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30, वो जो आपके पास हाइपोथेसिस से टेस्ट नो हाइपोथेसिस कह सकते हो। तो इसमें ज्यादातर कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें आपके पास मीन एंड प्रोपोर्शन होते हैं, मीन एंड प्रोपोर्शन के जो है वो क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको बता रही हूँ। इसमें मीन और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहाँ से आता है ये मैं आपको बताऊंगी, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ये मैं तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनके पास अभी इतना टाइम नहीं है और वो अच्छे तरीके से तैयारी भी करना चाहते हैं। आपसे अगर ये 5 पेपर और ये अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेना जो मैं आपको कह रही हूँ, तो आप पासिंग मार्क्स भी बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ले सकते हो। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अब जो रह गए आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास आता है ना वो टी डिस्ट्रीब्यूशन में से आ रहा होता है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। इसकी थ्योरी तो एक ही है जो मेजोरिटी आपके पास आ रही होती है, आपसे मेजोरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा होता है, तो आपको ये आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन से ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन वाला भी इससे आ रहे होते हैं। जहाँ अगर शॉर्ट नॉर्मल क्वेश्चन आप दे रहे होते हैं, पार्ट ए बी सी उन्होंने दिया होता है, तो जहां पे सिग्मा अननोन होता है, जो कि सिंपल क्वेश्चन है टी के, और एन लेस देन 30 होता है, तो वहां भी हमारे पास जो है क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अच्छा इसमें जो मेन स्टूडेंट्स अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। स्टूडेंट हमने मेन देखना सिग्मा को होता है, पहले मेन चीज होती है सिग्मा, फिर आपने एन देखना। अगर सिग्मा अननोन है, अगर सिग्मा अननोन है आपको मालूम नहीं है और एन जो है फिर लेस देन 30 है, देन आप लगाते हो टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिग्मा नॉन है, अगर वो हमें पता है और एन लेस देन 30 है, तब हमारे पास डी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा। तो बेसिक हमारे पास क्या होता है कि सिग्मा अननोन होना चाहिए।
समटाइम्स आपके पास क्या सिचुएशन आ जाती है कि सिग्मा आपके पास अननोन होता है बट एन पे ग्रेटर देन 30 होता है। जब एन ग्रेटर देन 30 होता है दोनों कंडीशन इक्वल फिर भी दी लगता है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो कि हमें माइंड रखना है। तीसरे टेस्ट उस वक्त लगता है जब सिग्मा भी एन अननोन हो और एन भी लेस देन 30 हो। अदरवाइज और किसी सिचुएशन में टी टेस्ट नहीं अप्लाई हो रहा होता है, बट आपने मेजोरिटी जो देखना होता है वो सिग्मा को ही देखना होता है। अगर सिग्मा नॉन और अननोन है देन यू डिसाइड कि व्हाट टेस्ट यू कैन यूज इट। यू कैन यूज द जी टेस्ट, यू कैन यूज द टी टेस्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, जो कि मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में करवाया हुआ है। और अगर आप देखोगे जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जिस तरह हाउ वी कैन डिसाइड अबाउट द क्रिटिकल रीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जी टेस्ट एंड टी टेस्ट, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेबल्स। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है ना वहां पे आपको गिवन दी हुई है। अगर आप जाके देखोगे इंपॉर्टेंट पेपर, वहां पे टोटली मैंने आपको गाइड किया हुआ है ये 5 ईयर्स पेपर के हवाले से। साथ में ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं ना, ये फुल टॉपिक्स से जरा हट के होते हैं, वो मैं वहां पे प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको फाइंड कर सको। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ रहा होता है, मैंने आपको प्रीवियस बताया भी था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मेजॉरिटी जो आपसे पूछा जाता है वो इसमें भी प्रॉपर्टीज थ्योरी अगर आ जाए तो प्रॉपर्टीज आपने याद रख लेनी है। प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर की एक याद रख लें, मेरे ख्याल में 8 से 10 है, मैंने पढ़ाई हुई। एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी आपने प्रॉपर्टीज जो है वो याद कर लेनी है। एफ के में आपको ज्यादातर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और एफ बहुत छोटा चैप्टर, उसके टोटल 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एफ के आधे होते हैं, बट प्रॉपर्टी ऑफ द काई स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा होता है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों अगर आप कर लेते हो तो जो कॉन्टिजेंसी टेबल के हैं ये 5 और 6 दोनों काई स्क्वायर से आ रहा होता है। इसमें ज्यादातर एफ का क्वेश्चन दे दिया जाता है 5 में, और काई स्क्वायर के जो कॉन्टिजेंसी के टेबल है ना, कॉन्टिजेंसी टेबल वो बहुत ज्यादा आ रही होती है, उसका क्वेश्चन मस्ट आता ही आता है। या देख लो कॉन्टिजेंसी टेबल जो है। फिर हमारे पास जो इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंस, ये गुडनेस ऑफ फिट के बड़े आ रहे होते हैं। गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन आ रहा होता है। तो ये गुडनेस ऑफ फिट एंड कॉन्टिजेंसी टेबल जो है ये आपको रिकमेंड करूंगी कि ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब काई स्क्वायर भी ऐसा चैप्टर है कि अगर आप तैयार करते हो तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ जाते हैं। सैम्पलिंग एंड काई स्क्वायर को नहीं टाइम ना, तो सैम्पलिंग एंड काई स्क्वायर भी तैयार कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से हो जाते हैं, जो कि आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है पेपर में कि आपने हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन मस्ट करने हैं। एंड 1 इज योर चॉइस कि आप कौन से पार्ट में से करना चाहते हो, तो ये आपके इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ रहा होता है स्टूडेंट मल्टीपल कोरिलेशन से। मल्टीपल कोरिलेशन जो आपके पास मल्टीपल कोरिलेशन आ रहा होता है, या आप कह रहे थे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस इन रिग्रेशन। अब जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस इन रिग्रेशन इन कोरिलेशन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों वहां से आ रहे हैं। ये भी आप देखो, अगर आपने एक चैप्टर और अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो यहाँ पे आपके पास आ जाए। बट क्वेश्चन नंबर 7 मेजोरिटी जो दे रहे होते हैं ना इसके क्वेश्चंस भी, वो मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से आ रहा है, जो कि पार्ट 1 में है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए साथ में इनकी मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का पता होना चाहिए, जो कि आपके पास गिवन हुआ है, इसकी थ्योरी गिवन और मैंने आपको करवाई भी हुई है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं ना, जो रिग्रेशन एंड जिसमें कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 आ रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 वाले आ रहे हैं। इसी तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0 वाले जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो है ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब ये हमारे पास क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अच्छा, 8 में जो और भी एक मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि जिस तरह रो वाली क्वेश्चन है ना, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट रो, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट रो इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं ज्यादा, ठीक है। और मल्टीपल कोरिलेशन अगर क्वेश्चन नंबर 7 में आप जाते हैं, जिस तरह R1.23 या R23.1 वाले के जो क्वेश्चन है वो मेजोरिटी आ रहे होते हैं, तो आपने ये देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता है कि हमारे पास कहां से आता है, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, इनमें से एक ये फुल चैप्टर कंप्लीटली गिवन होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं
वो मैं आपको बता देती हूँ मेजॉरिटी जो इनके इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर आप दो दो क्वेश्चन तैयार कर लेते हो हर पार्ट में तो फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो चैप्टर आपको इजी लगता है वो आप कर लो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एक हमने देखना है जो कि अनोवा में से आता है। अनोवा में से एक क्वेश्चन आता है अनोवा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा होता है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आता है। मैं इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आ रहा है। एनालिसिस ऑफ वेरियस जो अनोवा है ना, इसमें जो टेस्ट है इनसे आपके पास क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होते हैं, जिसमें मल्टीपल रेंज टेस्ट है, डंकन रेंज टेस्ट है, एलएसटी टेस्ट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो डंकन रेंज टेस्ट एंड सेकेंडली एलएसटी टेस्ट जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं। मैं आपको इसमें एक और बता देती हूँ, जो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के जो क्वेश्चन हैं ये आप चेक करोगे एक्सरसाइज में भी। और ये जो आपको एग्जांपल्स मैंने करवाई हुई है ना, एक्सरसाइज तकरीबन उसी के साथ ही क्वेश्चन गिवन होते हैं। विदाउट एंड विद इंटरेक्शन वाले जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपने करने। ये तो टेस्ट है दो, और ये आपने करना है क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाता है, इसमें आपने जो मेन वो जो समटाइम्स आपके पास ना मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले बहुत कम आते हैं। ज्यादातर सीआर के बारे में पूछा जाता है, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड, फिर कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स के बारे में पूछा जाता है, या एलएस के क्वेश्चन। ये 3 आ रहे होते हैं। तो आप और इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएंगे। अगर आपने कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड भी समझ ली है ना तो आपको बाकी बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। तो ये आपने करनी है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो आपको एलएस देंगे। बहुत सारे पेपर्स में आप 5 ईयर्स उठा के देखोगे ना तो उसमें भी सीआर का टॉपिक जो है वो ज्यादा गिवन दिया गया। ये कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड, इट्स वेरी सिंपल मेथड आपके पास, ठीक है। ये आपको दिया गया कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड वाला। तो आपने क्या करना है कि अगर कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड भी सही तरीके से तैयार कर लेते हो ना तो ब्लॉक्स में आगे नेक्स्ट में थोड़ी सी चेंजिंग है, जो बिल्कुल आप जब करके देखोगे ना तो लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा है। तो आप बेशक वो स्किप कर लो जो आपके पास मिसिंग ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, और ये आप कर लो तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से पेपर जब ना कर सकते हो। अब स्टूडेंट मैं आपको एक मशवरा देती जाऊँ। आपको ये तो पता है कि आपने जी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से दो क्वेश्चन करने, पार्ट 1 में से भी एंड पार्ट 2 में से आपने दो क्वेश्चन करने हैं। अब दो क्वेश्चन आप देख ले कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है। मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। फिर आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ से तैयार करो, एक यहाँ से तैयार करो, मतलब कि सिर्फ 5 पे ना डिपेंड करो, एक आप एक्स्ट्रा तैयार करो। वो आप ऐसे समझ लो कि आप बुरे टाइम के लिए तैयार कर रहे हो। वो सिर्फ इस वजह से कि सम टाइम होता है कि आपको क्वेश्चंस, चैप्टर आपने फुल तैयार किया होता है बट क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा होता, उस टाइम आप पे प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें एक क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, एक कोई सा भी चैप्टर जो क्वेश्चंस जिसमें ऐड हो रहे हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप मस्त तैयार करें। उसका फायदा ये होगा कि अल्लाह ना करे अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास मस्ट होना चाहिए। ऑप्शन आप लाजिम एक क्वेश्चन का रखो तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले सकोगे। और 5 ईयर्स पेपर आपको अगेन एंड अगेन हर वीडियो में कहती हूँ कि 5 ईयर्स पेपर नहीं भूलना, सिर्फ उसको एक नजर देखना नहीं है बल्कि उसको सॉल्व करना है उसके हर क्वेश्चन के। तो इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स भी बहुत अच्छे ले सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझे, मैंने आपको व्हाट्सएप अपना नंबर भी दिया वो मैं अगेन लिख देती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं जैसे ही फ्री हूँ तो आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकूँ। बट अगर मैं आपको जवाब नहीं भी दे पाती तो वो मेरी मसरूफियात की वजह से मैं आपको नहीं कर पाती। बट मेरी कोशिश पूरी होती है कि जो स्टूडेंट्स के पहले कंफ्यूजन हैं उनको नहीं समझ आ रही जहां से, तो पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।